नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। असम के बाद अब पश्चिम बंगाल का चुनाव भी अपने आखिरी चरण में आ चुका है। क्या है बंगाल की विसात के छठे चरण की सियासत, बताएंगे आज आपको विस्तार से। सुर्खियों में रहने वाले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में क्या है जमीनी मुद्दे, दिखाएंगे आपको वहां की ग्राउंड रिपोर्ट। बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां चुनावी वायदों के सहारे कैसे आदि आबादी यानी महिलाओं को लुभाने की कोशिशें तमाम दल कर रहे हैं। अंत में बात करेंगे केरल की, जहां की सियासी तपिश के आगे क्यों फेल हो रही है मौसमी तपिश। होगी और भी चुनावी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पुदुचेरी, तमिलनाडु सहित केरल में नामांकन वापस करने की समय सीमा आज हुई खत्म। नाम वापसी की थी आज आखिरी तारीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष तमिलनाडु में करेंगे चुनाव प्रचार। 4 मई से शुरू होगा भाजपा का प्रचार अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पुडुचेरी में करेंगी चुनावी प्रचार। ममता बनर्जी का दावा, पश्चिम बंगाल में बनेगी तृणमूल की ही सरकार। कूच बिहार में एक रैली को कर रही थी संबोधित। मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु सरकार को दिया नोटिस। चुनावी रैली में लोगों की मौत पर मांगा जवाब। तो अपने आप में ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि आखिर किस तरीके से कहा जाए कि जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उसमें देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले हम जनादेश में बात करते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के छठे चरण की सियासत क्या है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया है। राज्य में छठवें चरण के लिए 5 मई को मतदान होगा। छठे चरण की 25 सीटों में क्या है समीकरण और किसका पड़ रहा है भारी, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के छठे चरण में 2 जिलों की 25 सीटों के लिए मतदान होगा। यह चरण इसलिए खास है क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच हुए समझौते के बाद कूच बिहारी जिले में आए 51 बांग्लादेशी बस्तियों में रहने वाले लोग पहली बार मतदान करेंगे। छठे चरण की इन 25 सीटों में पिछले 2 चुनावों से टीएमसी का दबदबा रहा है। 2011 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 25 में से 20 सीटों में कब्जा जमाया था। लेफ्ट फ्रंट को यहाँ केवल 4 सीटें मिली थीं और कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने यहां अपनी दावेदारी और मजबूत की और 25 में से 24 सीटों में बढ़त पाई और लेफ्ट को यहां सिर्फ 1 सीट में बढ़त मिली। लेफ्ट और कांग्रेस की रणनीतिक दोस्ती भी आंकड़ों की जमीन पर यहां फेल हो जाती है। लोकसभा चुनाव में दोनों को मिले वोटों को जोड़ दें तो वो केवल 3 सीटों में टीएमसी को पीछे छोड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन 2011 के चुनाव में कूच बिहारी की इन तीनों सीटों में से 2 लेफ्ट को और 1 कांग्रेस को मिली थी। इन आंकड़ों के आधार पर यहाँ टीएमसी को कोई नुकसान होता नहीं दिखता। हालांकि भाजपा ने यहां अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं की है, लेकिन पार्टी ने यहां की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। टीएमसी भी सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं लेफ्ट ने 17, कांग्रेस ने 4 और बीएसपी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया है। प्रथम द्विवेदी, डीडी न्यूज। तो देखा आपने छठे चरण में क्या कुछ चीज़ें साख पर हैं और हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार इन चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार आलोक पश्चिम बंगाल से मौजूद हैं, तो वहीं आयशा खानम भी है हमारे साथ चेन्नई से, तमिलनाडु से। आयशा से भी हम बात करेंगे, तमिलनाडु की रिपोर्ट भी देखेंगे, लेकिन पहले बात कुमार आलोक से करते हैं। आलोक, अगर हम छठे चरण के लिहाज से बात करें तो तमाम मुद्दों के अलावा इस बार एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा जो मुद्दा बना हुआ है कहा जाए सुर्खियों में, उस लिहाज से कि कूच बिहार के इलाके में ऐसे लोग जो पहली बार भारतीय नागरिकता के साथ में वोट करेंगे, कम से कम ये संख्या 4-5 हज़ार के आसपास के लोगों की। तो जाहिर सी बात है उन लोगों में किस प्रकार का उत्साह, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर समझौता हुआ उसके बाद इस प्रकार की व्यवस्था हो पाई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में आने के बाद जब ये समझौता हुआ, बाउंड्री पैक्ट एग्रीमेंट जो हुआ, उसमें ये था कि कुछ लोग जो बांग्लादेश के अंदर रह रहे थे लेकिन उनको बंगाल की नागरिकता प्राप्त थी, और कुछ लोग जो बंगाल के अंदर रह रहे थे उनको बांग्लादेश की नागरिकता प्राप्त थी। लेकिन जो बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, काफ़ी दिनों से था, इस एग्रीमेंट को करने की कोशिशें हुई सरकारों के द्वारा, लेकिन ये हुआ नहीं। और बीजेपी गवर्नमेंट जब सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में आई, तो इस सबसे प्राथमिकता के आधार पर इस बिल को, हालांकि इस बिल को सर्वसम्मति से सारे दलों ने पास किया, और उस पास करने के बाद ये पहला मौका होगा जब बांग्लादेश में रहने वाले लोग जो बांग्लादेश की सीमा में रह रहे थे लेकिन उनको बंगाल की नागरिकता मिली है, पश्चिम बंगाल की नागरिकता मिली है, और वो एज ए वोटर के रूप में पहली बार वोट करेंगे। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा उन लोगों के लिए जो सदियों से
बंगाल के नागरिक होने के बावजूद उनको वोटिंग राइट्स नहीं था। तो ये अपने आप में कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक उन मतदाताओं के लिए होगा जो मतदाता सदियों से ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम भी भारत के नागरिक हो और हम भी भारत के मतदाता हों। बिल्कुल, कम से कम 4 दशक के बाद इस प्रकार की चीज़ें। अशोक कुमार आलोक, आप हमारे साथ रहिएगा। आपकी एक और रिपोर्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपने रिपोर्ट भेजी है नंदीग्राम से। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल में सुर्खियां बटोरने वाले नंदीग्राम में छठे और आखिरी चरण में मतदान होना है। दरअसल नंदीग्राम में केमिकल फैक्ट्रियां लगाने की बात कही गई थी, लेकिन खेतीहर मजदूरों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। नंदीग्राम हल्दिया के चुनावी मुद्दों का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। नंदीग्राम से 10 किलोमीटर दूर हम केदाबारी घाट पर हैं और यहाँ से लोग, आप देख रहे हैं पैसेंजर सब यहाँ से हल्दिया टाउन जाएंगे। तो हम चलेंगे इन पैसेंजर्स के साथ और जानेंगे कि वोट का जो मिजाज है, वोट यात्रा के जरिए हम जानना चाहेंगे कि जो चुनाव का जो माहौल है और क्या मुद्दे हैं जनता के बीच। तो हमारी वोट खुल चुकी है और पूर्वी मिदनापुर के जो वोटर्स हैं वो हमारे साथ हैं, जो अभी नदी पार करके हल्दिया जाएंगे। सर, ये जो चुनाव होने वाला है उसमें कौन सा, इस इलाके का कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको चाहेंगे कि कोई भी सरकार बने तो वो उस मुद्दे को देखे? वो जो नदी के किनारे है वो इलाका को कुछ डेवलप करना होगा। ब्रिज होना जरूरी है। 70-75 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है लोगों को। नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नंदीग्राम का साथ जो हल्दिया है वो जुड़े हुए हैं। हल्दिया का जितना सारे इकोनॉमी है, जो कुछ है, नंदीग्राम का साथ उसका बहुत कुछ रिलेशन है। तो नंदीग्राम का लोग आप देखेंगे कैसे आके वहाँ से सब्जी लेके, मछली लेके, और अभी देखे आपने कि नारियल लेके वो लोग आ रहे हैं इधर बेचने के लिए। तो इन लोगों के लिए ये आसान होगा ना। तो इस इलाका का एरिया का इकोनॉमी का ऊपर बहुत वो इम्पैक्ट होगा। यंग जनरेशन क्या चाहता है सरकार से, किसी की भी सरकार बने? नहीं, यंग जनरेशन तो यही चाहता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट का कुछ हो जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे यंग जनरेशन है। और अभी हम नंदीग्राम से आया है, जो रोड है, कुछ रोड तो ठीक है, लेकिन कुछ भी बहुत अभी ठीक नहीं है। उसको जो ठीक कर दे तो अच्छा होगा। नंदीग्राम का जो केमिकल हब बनाने की जो योजना थी सरकार की, वो सही थी या गलत? प्रॉब्लम क्या था कि आप अगर यहाँ पे जितना खेतीबाड़ी का लोग काम करते हैं, जनरली वो लोग किसी दूसरे लोगों का ऊपर डिपेंड है, दूसरे लोगों का ज़मीन में काम करते हैं। तो जो अगर कोई केमिकल हब बनता है, जो कॉम्पनसेशन मिलेगा, वो कॉम्पनसेशन एक्चुअली ज़मीन का मालिक को मिलेगा। लेकिन जो लोग उसमें जो बोलते हैं भाग चाषी बोलते हैं, तो जो लोग काम करते हैं उसको कुछ नहीं मिलता है। तो इसी प्रॉब्लम में ही एक्चुअली लोग जो एजिटेशन हुआ था। और आप देखे हो, मैं पहले ही बोला कि इकोनॉमिक का बहुत इम्पैक्ट है। वहाँ से लोग सब्जी लेके आ रहा है यहीं पे, ये केमिकल हब। आप बोल रहे हैं ये यहाँ पे सारे केमिकल इंडस्ट्रीज है, लेकिन बस नदी का उस साइड में सब्जी बन रहा है। लोग तो केमिकल खा नहीं पाएंगे ना, सब्जी तो खाना पड़ेगा, आपको चावल खाना पड़ेगा। तो चावल सब्जी सब अगर केमिकल बन जाएगा तो क्या होगा? जो कुछ भी हुआ है 5 सालों में, कुछ हुआ तो है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। कैमरामैन आदित्य के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, हल्दिया, पूर्वी मिदनापुर। तो आलोक बता रहे हैं कुछ हुआ तो है, लेकिन जो बहुत कुछ हो सकता था वो हुआ नहीं। आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, नंदीग्राम की बात की जाए, सिंगूर की बात की जाए, ये वो जगह थी जहां पे ज़मीनी स्तर पे विरोध शुरू हुआ। उसके बाद एक सियासी लड़ाई के बाद में ममता बनर्जी लेफ्ट के किले को दहा के सत्ता में आई थी। अगर वहां पे जहां से उन्होंने इतनी बड़ी सियासी जीत हासिल की, अगर वहां विकास नहीं हुआ तो किस प्रकार की एक ज़मीनी सच्चाई आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं 2011 में भी यहाँ आया था इलेक्शन कवर करने और नंदीग्राम में हमने विजिट किया था। और वो जो स्थिति थी नंदीग्राम में, जिस तरीके से पुलिस फायरिंग करके, आप वर्कर्स की पार्टी हो, आप कहते हैं कि मेहनतकश मजदूरों की पार्टी है, और आपके सरकार में आप ही की पार्टी मेहनतकशों पर गोली चलाती है, चाहे वो नंदीग्राम हो चाहे वो सिंगूर हो। और यही एक ताबूत में आखिरी किल था लेफ्ट फ्रंट का, जिसको सत्ता से बाहर किया ममता बनर्जी ने 2011 में, कि वर्कर्स की पार्टी होते हुए भी आपने वर्कर्स पे गोली चलाया। केमिकल हब आपने केमिकल हब बनाने की बात तो कही, लेकिन केमिकल हब का स्वरूप क्या था, क्या होगा, कैसे रोजगार मिलेगा, ये किसानों को नहीं मालूम था। उनको लगा कि हमारा जो उपजाऊ जमीन है उसको सरकार ले रही है। तो ये एक आंदोलन छिड़ा और उस आंदोलन को दबाने के लिए लेफ्ट फ्रंट की सरकार को, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार को फायरिंग करना पड़ा। और इस फायरिंग में 14 निर्दोष लोग मारे गए। सिंगूर में भी यही हुआ, टाटा नैनो की फैक्ट्री को लेकर के। तो एक जो आक्रोश
34 वर्षों के शासनकाल में आक्रोश तो पनप रहा था अंदर अंदर, लेकिन इन दोनों घटनाओं ने कैटलिस्ट का काम किया, आग में घी का काम किया, और यही कारण था कि 34 वर्षों का लेफ्ट का शासन का किला उखड़ गया और ममता बनर्जी यहाँ पे एज ए चीफ मिनिस्टर हुई। लेकिन ममता बनर्जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी जो विकास की बातें कही गई, नंदीग्राम के लोगों को कही गई, नंदीग्राम के लोगों से हमने जब बात किया तो हाँ, रोड्स बने हैं गांव में, घाट जो होता है वो नदी किनारे जो घाट होता है, घाटों की भी मरम्मत की गई है। लेकिन जो अपेक्षित विकास, एक जो सपना देखा था लोगों ने कि हाँ परिवर्तन आएगा, तो परिवर्तन आने के बाद और विकास की जो बिजली की बातें हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बातें हुई थी, ये हुआ कि नहीं? तो ये नहीं हुआ है, लेकिन विकास हुआ है उन गाँव में, चाहे वो नंदीग्राम हो, चाहे वो पूर्वी मिदनापुर का जो भी क्षेत्र हो। 16 विधानसभा क्षेत्र थे और 16 विधानसभा क्षेत्रों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया, यानी 16 की 16 सीट ममता बनर्जी की पार्टी को मिली। तो अब देखना यह होगा कि अब जो चुनाव होने वाला है 5 तारीख को, उसमें मतदाता अपनी राय प्रदर्शित जो करेंगे उसका परिलक्षण जो है 19 तारीख को मालूम होगा। जी बिल्कुल, तो कम से कम वो उस वक्त एक सियासी जीत थी, लेकिन कम से कम इस वक्त काम के आधार पर मूल्यांकन करेगी पश्चिम बंगाल की जनता, और जब नतीजे आएंगे सब चीज़ें साफ होंगी। बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इन तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ पर जनादेश में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं कि ब्रेक के उस पार जनादेश में जो चुनावी खबरें हैं उनका सफर जारी रहेगा। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। और इस छोटे से ब्रेक के बाद अब बात तमिलनाडु की करते हैं। चुनाव का मौसम वादों का मौसम भी कहलाता है। इस मौसम में हर राजनीतिक दल मतदाताओं का दिल जीतने की हर संभव कोशिश करता नजर आता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं को वोट हासिल करने के लिए भी तमाम पार्टियां क्या कोशिश कर रही हैं, इस बार देखिए हमारी सहयोगी आयशा खानम की ये रिपोर्ट। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां महिला वोटर्स का दिल जीतने के लिए कभी मिक्सर ग्राइंडर, गैस स्टोव, बर्तन और तमाम चीजें बांटती थी, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती से इस बार ट्रेंड कुछ बदला सा नजर आ रहा है। राज्य में इस बार के चुनाव प्रचार में शराबबंदी की पहल महिलाओं के बीच दमदार तरीके से बांटी जा रही है। दरअसल राज्य में तमाम पार्टियों के लिए ये एक टॉप एजेंडा है। महिला वोटर 2 करोड़ 91 लाख हैं, जो कुल वोटर का 50% के करीब है। ऐसे में महिलाओं को आकर्षित करने में पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। Jayalalitha also has wooed the women with many things like their household, like the freebies that were targeted to them, like your mixers, grinders, fans, and then ensuring that they get their cheap rations throughout the year, and then the gold that is given to young brides, poor brides. इतना ही नहीं, मैटरनिटी लीव पूरे 9 महीने तक बढ़ाने का वादा भी किया जा रहा है।
जयललिता ने मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं के लिए लीव 6 महीने तक बढ़ा दी थी, लेकिन अब डीएमके और पीएमके मैटरनिटी लीव पूरे 9 महीने तक बढ़ाने का वादा कर रही हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि तमिलनाडु में कुल मतदाताओं की संख्या के मुकाबले महिलाओं की संख्या 3 लाख से ज्यादा है, और ये 3 लाख छोटी संख्या नहीं है। यही वजह है कि तमाम उम्मीदवार इन 3 लाख महिला वोटर्स को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और खासकर महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप और शिक्षा, ये सारे वादे चुनाव जीतने के बाद पूरे किए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। उधर चुनाव आयोग ने भारी मात्रा में महिलाओं के लिए बनी सोने की बालियां और चांदी की पायल जब्त की हैं। साफ जाहिर है कि चुनाव जीतने के लिए महिलाओं का दिल जीतने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में लोग भी पार्टियों के वादों को तोल मोल कर देख रहे हैं। आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, चेन्नई। और इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने वाली हमारी सहयोगी आयशा खानम इस वक्त हमारे साथ चेन्नई से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आयशा, जाहिर सी बात है कि महिलाओं की संख्या को देखते हुए उनके एक वोटर को नज़रअंदाज कर पाना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है, लेकिन शराबबंदी जैसा जो मसला है वो उसको बंद करने को लेकर जिस प्रकार से महिलाएं मुखर होकर इस बार बोल रही हैं, आपको लगता है कि किस प्रकार से इतना बड़ा ये मुद्दा बनेगा आने वाले चुनाव में जब वोटिंग होगी? तो देखिए आरेंद्र, फिलहाल तमिलनाडु में जो प्रचार चल रहा है उसे देखा जाए तो यही नजर आता है कि हर पार्टी इस रेस में लगी है कि वो सबसे आगे आकर ये कहें कि वो शराब पर पाबंदी लगा दें, शराब निषेध कर दें, प्रोहिबिशन को लागू कर देंगी। तो ये तमाम पार्टियों में एक होड़ लगी है, एक रेस लगी है। और करुणानिधि ने तो इतना तक कह दिया है कि वो जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर डीएमके कोalition गठबंधन जीतता है तो उनकी सबसे पहले फाइल पर जो साइन करेंगे वो प्रोहिबिशन की फाइल होगी, यानी शराब बंदी पर वो साइन करेंगे। दूसरी तरफ जयललिता भी इसी तरह से इस मुद्दे को लोगों के सामने रख रही हैं, और कुछ हद तक महिला मतदाता जो हैं इस बात से मुतासिर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है तमिलनाडु में, बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से कई घर बर्बाद हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं। तो जाहिर सी बात है ये मसला कुछ हद तक महिला मतदाताओं में एक चर्चा का मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु सरकार इस वक्त खुद सरकार की तरफ से जो टास्मैक बार्स है, यानी तमिलनाडु मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से जो बार्स चलती हैं, उससे तमिलनाडु को करीब 30,000 करोड़ की आमदनी मिलती है। तो ये बेहद मुश्किल काम होगा जयललिता के लिए हो या फिर आने वाली नई सरकार के लिए हो। तो यही कह रहे हैं कि ये तमाम लोग एक फेज अलग अलग स्टेज में शराब पर पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे। आयशा, एक महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि अगर हम तमिलनाडु के चुनाव में और ख़ासतौर से वायदों की बात करें तो जो चुनावी मौसम में जो वायदे की बात होती है वो फ्री वीज़ को लेके हमेशा चर्चा में रहते हैं, बल्कि अन्य राज्यों में एक मॉडल के तरीके से इस प्रकार के वायदों को देखा जाता है जो कि तमिलनाडु से निकल के आते हैं। चुनाव आयोग ने भी इस सब चीज़ों का संज्ञान लिया है। इस सब को लेके जो राज्य की जनता है वो किस प्रकार से देख रही है कि महज फ्री में चीज़ें देना या उनको स्वावलंबी बनाना, इस सब के बीच में क्या जनता के बीच भी चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, तमिलनाडु में एक चलन शुरू हुआ था। यहाँ पर लोगों के जैसे रसोई घर सजा दिए जाते थे इलेक्शन के दौरान, मिक्सी ग्राइंडर या घर का बर्तन हो, ये तमाम चीज़ें चुनावी वादों का हिस्सा होता रहा है। और अब जबकि चुनाव आयोग ने जिस तरह की सख्ती बरत रही है, चुनाव आयोग का यह कहना है कि अगर आप लोगों में तमाम चीज़ें बांटना चाहते हैं, अगर उन्हें कई वादे करना चाहते हैं तो पहले उसका सोर्स बताइए, यानी ये बताइए कि इसके लिए आप पैसा कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए कुछ हद तक पार्टियां थोड़ा पीछे हट रही हैं, लेकिन पार्टियों ने नए नए तरीके अपनाना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि मैटरनिटी लीव बढ़ाने की बात कही जा रही है, शराब प्रोहिबिशन की बात कही जा रही है। तो ये तमाम वादे किए जा रहे हैं जो लोगों में चर्चा का मुद्दा बन गया है। तो जाहिर है ये तमाम चीजें जो है आने वाले चुनाव प्रचार में और जोर पकड़ेंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता जब 16 मई को वोट डालने जाएंगे वो किस आधार पर, किस बात को गौर करते हुए अपना वोट डालेंगे। एक आशा, एक आखिरी सवाल आपसे कि डीएमके की बात की जाए, एआईएडीएमके जो कि अपने तरीके से हर 5 साल में सत्ता बदलते रहते हैं, ये दो मुख्य पार्टियां मुख्य तौर पे भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रही, जबकि अन्य दल जो वहां पे अपनी एक सियासी जो कोशिश कर रहे हैं अपनी जमीन तलाशने को लेकर, वो भ्रष्टाचार के मुद्दों को बड़ा पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। इसको लेकर जनता के बीच में किस प्रकार की सुगबुगाहट?
जी बिल्कुल, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से भ्रष्टाचार का मसला रहा है, दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा 2G मामला, जो अब बीजेपी लोगों के सामने दोबारा रख रही है। बीजेपी लोगों को दोबारा याद दिला रही है कि किस तरह से कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के शासन के दौरान डीएमके के कई नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार में लदे हुए हैं, और ये बात लोगों के सामने बीजेपी रखने की कोशिश कर रही है प्रचार के दौरान। तो तमिलनाडु में देखा जाए तो इस मुद्दे को डीएमके के लिए ये बहुत बड़ी दुखती रग है, और यही वजह है कि डीएमके अपने तमाम स्टार प्रचारक जो हैं, जैसे ए राजा हो गए, पूर्व मंत्री मारन हैं, इन तमाम नेताओं को अपने से दूर रखते हुए प्रचार कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मसला है। लेकिन एडीएमके और डीएमके दोनों के बीच जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जिस तरह के दोनों में एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते हैं, उससे देखा जाए तो तमिलनाडु के लोगों को ये साफ इस बात का पूरा अंदाजा है कि दोनों एक तराजू में दोनों का जो मापदंड है वो लगभग बैलेंस्ड है। जी बिल्कुल, एक तरीके से जनता के हाथ में कुंजी है, वो अपने तरीके से सोचेगी और उसके आधार पे आके घरों से निकलेगी, आने वाले समय में वोट करेगी। बहुत शुक्रिया आयशा इस तमाम खबरों पर अपडेट्स के लिए। तो हमने तमिलनाडु की बात की और इसके बाद अब बात केरल की करते हैं। केरल में सत्ता की दौड़ पर मौसम की मार का असर नजर नहीं आ रहा है। चढ़ते पारे के बावजूद सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। तपतपा देने वाली धूप से बचने की चुनाव आयोग की सलाह के बाद भी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। केरल में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ते पारे ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई इलाकों में चल रही गर्म हवाओं ने हालात को असहनीय बना दिया है। निश्चित रूप से गर्म मौसम ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार करना और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। इस भीषण गर्मी में कार्यकर्ताओं के लिए भीड़ जुटाना किसी चुनौती से कम नहीं। वट्टीयूरकाव विधानसभा सीट से उम्मीदवार और के करुणाकरन के बेटे के मुरलीधरन चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। This is the first time the main temperature is around about 40 degree Celsius. So that's we are facing, but we are helpless. If we can meet the shop people, only we can select this time. In a residential area, we can go between morning 7 to 9 and after 5 to 8 or something. But we can meet the shops and organizations. We are forcibly choose this time. उधर उनकी प्रतिद्वंदी टीएन सीमा भी कुछ इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। This time it's very hot and day by day it's increasing. So it's difficult for candidates and for our workers also. So we have planned our campaign in such a way that we can avoid exposing to the sun. The rain will be a relief, but this continuous heavy rain will be affecting our campaigns. मौसम विभाग का कहना है कि बढ़ते तापमान ने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने की भी संभावना है। Right from January, temperatures are on the rise. Above normal temperatures are experiencing in Kerala. January, February, March, now April also. Many stations in North Kerala reported above normal temperatures. Yeah, from first week of May, we expect more rain. From 2nd of May, we expect more rain. And rain will continue. So that will bring down the heat. हालात ये हैं कि उम्मीदवार एक दूसरे का मुकाबला तो कर ही रहे हैं, साथ ही मौसम की चुनौतियों से भी उन्हें जूझना पड़ रहा है। पहले गर्मी और उसके बाद बारिश, कुल मिलाकर उम्मीदवारों के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। केरला के इतिहास में शायद इतनी ज्यादा गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। केरला के लोगों को यहाँ की गर्मी ने दिल्ली की गर्मी की याद दिला दी है। तमाम प्रत्याशी भी बेहाल हैं और कहीं ना कहीं सबको इंतज़ार है कि कब मौसम करवट लेगा और बारिश होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश मई के पहले या दूसरे हफ्ते में दस्तक दे सकती है। तो प्रत्याशियों को इस बार के चुनावों में गर्मी के साथ साथ बारिश से भी दो चार होना पड़ेगा। कैमरामैन कुमार वेलू के साथ रवि धुमान, डीडी न्यूज़, तिरुवनंतपुरम। तो बारिश तो खैर जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं अभी जो अग्नि परीक्षा जो है वो तपिश ले रही है। और अंत में नजर डालते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण चुनावी टॉप 10 खबरों पर।
तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के प्रचार कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अमित शाह 4 मई और प्रधानमंत्री 6 मई से राज्य में पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 5 मई को पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव रैली करेंगी, जबकि उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी 7 से 10 मई के बीच कराईकल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। कूच बिहार जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने अर्धसैनिक बलों पर मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी की समय सीमा आज समाप्त हो गई। तीनों ही राज्यों में 16 मई को चुनाव होने हैं। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष टी सुंदरराजन को जान से मारने की धमकी दी गई है। सुंदरराजन ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने एसएमएस के जरिए उन्हें धमकी भरा संदेश भेजा, जिसमें उनसे उम्मीदवारी वापस लेने को कहा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने चुनावी जनसभाओं के दौरान लू लगने से लोगों की हो रही मौत पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने लोगों को जबरन चुनाव रैलियों में घंटों भूखे प्यासे बैठाए जाने से जुड़ी शिकायतों पर यह नोटिस जारी किया है। पीडब्ल्यूएफ डीएमडीके टीएमसी गठबंधन ने चुनाव आयोग से तमिलनाडु पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को हटाने की मांग की है। डीएमडीके महासचिव वाइको ने आरोप लगाया है कि अशोक कुमार अधिकारियों को चुनाव से जुड़े दिशा निर्देश दे रहे हैं। उधर सत्तारूढ़ एआईएडीएमके ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वरिष्ठ अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले का विरोध किया है। पार्टी ने आयोग से इन तबादलों को रद्द करने की मांग की है। कोझिकोड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केसी अबू को उनके सांप्रदायिक भाषण के लिए चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अबू पर केरल के फिरोक में एक चुनावी रैली के दौरान सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप है। चुनाव आयोग ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए एक वॉकथॉन का आयोजन किया। इस वॉकथॉन के जरिए लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की गई है। तो चुनाव की टॉप 10 खबरों के साथ में जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।